मुतालिक कि सिकल सेल सॉल्युबिलिटी टेस्ट जो है हम कैसे लैब में परफॉर्म करते हैं, इसका प्रैक्टिकल मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ सिकल सेल की थोड़ी सी थ्योरी भी शेयर करूंगी, ताकि आपको पता चल जाए कि सिकल सेल एनीमिया जो है वो क्या होता है और फिर हम उसको लैब में कैसे टेस्ट करते हैं। तो आज की लेक्चर में आप जो है सिकल सेल सॉल्युबिलिटी टेस्ट के मुतालिक भी देखेंगे प्रैक्टिकल, लेकिन सिकल सेल डिजीज या सिकल सेल एनीमिया क्या होता है इसके मुतालिक भी मैं आपको नॉलेज दूंगी। तो इसलिए आप इस वीडियो को फुल देखें ताकि आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल जो है वो दोनों अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो सिकल सेल किस वजह से होता है कि क्या होता है, सिकल सेल का ताल्लुक जो है वो हीमोग्लोबिन से है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन आपको पता है रेड ब्लड सेल्स का जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है, यानी कि रेड सेल्स के अंदर मौजूद ही हीमोग्लोबिन होती है। तो सिकल सेल का ताल्लुक जो है वो हीमोग्लोबिन से होगा। और कौन से हीमोग्लोबिन, जैसे आपको याद होगा हमने एक लेक्चर डिस्कस किया था हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस पार्ट 1 में, मैंने आपके साथ हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पूरा डिस्कस किया था। तो अगर आपको वो स्ट्रक्चर याद हो तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि हीमोग्लोबिन के दो पार्ट्स हैं, हीम और ग्लोबिन। हीम पार्ट जो है उसका ताल्लुक आयरन से है और ग्लोबिन पार्ट जो है जो कि प्रोटीन इन नेचर पार्ट है, उसके अंदर क्या मौजूद होंगी? ग्लोबिन चेन्स। तो सिकल सेल का ताल्लुक जो है वो होगा ग्लोबिन चेन से मुतालिक कि ग्लोबिन चेन में क्या ऐसा डिफेक्ट आता है कि सिकल सेल एनीमिया कॉज होता है, वो हम थ्योरी में देखेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली अडल्ट हैव ह्यूमन HbA1, जिसे हम HbA भी बोलते हैं, जिसे हम अडल्ट हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। तो नॉर्मली अडल्ट ह्यूमंस हैव hemoglobin A1 which consists of 2 alpha and 2 beta chains। तो जैसे आपको याद होगा, अगर आपने वो लेक्चर देखा हुआ है या आपको अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन भी पढ़ा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि के अडल्ट ह्यूमन में जो मेजरली हीमोग्लोबिन की टाइप मौजूद होती है वो होती है हीमोग्लोबिन A या A1 भी हम उसे बोलते हैं। तो उसके स्ट्रक्चर में क्या मौजूद होता है? 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स। उसके बाद जो हीमोग्लोबिन माइन्यूट क्वांटिटी में या थोड़ी सी मिकदार में मौजूद होती है वो होती है हीमोग्लोबिन A2। उसके स्ट्रक्चर में क्या है? हीमोग्लोबिन A2 कंसिस्ट ऑफ 2 अल्फा एंड 2 डेल्टा चेन्स। जबकि हीमोग्लोबिन F जो है, जिसे हम फीटल हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं, जो कि अडल्ट ह्यूमन में जो है ये बहुत ही ट्रेस अमाउंट में मौजूद होती है। तो ये कंसिस्ट करती है 2 अल्फा और 2 गैमा चेन्स। जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उसके 6 मंथ तक जो है उसके अंदर हीमोग्लोबिन F डोमिनेंट रहती है। उसके बाद जो है उसके अडल्ट हीमोग्लोबिन जो है वो मौजूद होती है, जिसे हम HbA1 बोलते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, जो कि मैंने दोबारा आपके साथ शेयर किया है। तो उसके बाद क्या अब है कि इन पीपल डायग्नोज्ड विद सिकल सेल एनीमिया at least one of beta globin chain subunit in HbA is replaced with HbS। HbS क्या है? हीमोग्लोबिन सिकल। तो क्या होता है, जिन लोगों में सिकल सेल एनीमिया डायग्नोज होता है उनमें क्या होता है कि जो बीटा ग्लोबिन चेन है, अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि बीटा ग्लोबिन चेन किस में मौजूद थी? हीमोग्लोबिन A में, या जिसे हम A1 बोलते हैं। तो क्या होता है कि एटलीस्ट वन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन सब यूनिट इन HbA
वो क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है HbS से, या जैसे ही वो रिप्लेस होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, हीमोग्लोबिन S। तो ये क्यों होता है, ये इस वजह से होता है कि द जीन डिफेक्ट इज म्यूटेशन ऑफ बीटा ग्लोबिन जीन which result in glutamic acid being substituted by valine at position 6। तो ये क्या होता है कि ये जीन डिफेक्ट म्यूटेशन, म्यूटेशन हम बोलते हैं किसी भी चेंज को। तो जो जीन्स डिफेक्ट, जीन्स चल रही होती है बीटा ग्लोबिन चेन में, उसमें चेंजेस आ जाती हैं। तो वो कैसे चेंजेस आ जाती हैं कि पोजीशन 6 पे जो है वो ग्लूटामिक एसिड, अमाइनो एसिड मौजूद होगा, लेकिन वो क्या होगा, वो रिप्लेस हो जाएगा वैलीन से। तो जैसे ही वो रिप्लेस होगा वैलीन से, तो उसके बाद क्या होगी कि नॉर्मल टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन ए प्रोड्यूस नहीं होगी, बल्कि जो अब हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस हो रही होगी उसे हम हीमोग्लोबिन एस बोलते हैं। इसी पॉइंट पे मैं आपको एक और पॉइंट बताती चलूं, जिसका ताल्लुक इस लेक्चर से तो नहीं है, लेकिन इसका ताल्लुक हीमोग्लोबिन से है। कि अगर आपने हीमोग्लोबिन सी का नाम सुना होगा, तो हीमोग्लोबिन सी की कॉज भी जीन डिफेक्ट म्यूटेशन होती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि ग्लूटामिक एसिड की जगह 6 पोजीशन पे लाइसीन आ जाता है। तो जैसे ही लाइसीन अमाइनो एसिड प्रोड्यूस होगा उस जगह पे, तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन ए की जगह हीमोग्लोबिन सी प्रोड्यूस होगा, जिसे हम हीमोग्लोबिन सी डिजीज भी बोलते हैं। तो ये हीमोग्लोबिन एस क्या है कि हीमोग्लोबिन एस इस वजह से प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है क्योंकि बीटा ग्लोबिन चेन में 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलीन आ जाता है। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये डिजीज का ताल्लुक जो है ये जेनेटिकली है, इसका ताल्लुक किसी भी खुराक या मेल न्यूट्रिशन या खाने की कमी की वजह से नहीं होता, बल्कि ये जेनेटिकली ट्रांसफर होती है। इसके बाद पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी इस वजह से क्योंकि अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन का फंक्शन आपको पता है कि वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है, तो पैथोफिजियोलॉजी यानी कि अगर सिकल सेल डिजीज होगी तो क्या फंक्शन होगा। तो नॉर्मली आरबीसीज आर क्वाइट इलास्टिक। इलास्टिक जैसे आपको पता है कि इलास्टिक आपको पता है जैसे कैसा होता है, सेम उसी तरह आरबीसीज की नेचर होती है कि वो अपने आप को जो है सिचुएशन के मुताबिक जो है वो अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। तो नॉर्मली आरबीसीज आर क्वाइट इलास्टिक विच अलाउज द सेल टू डीफॉर्म, यानी कि अपनी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, टू पास थ्रू द कैपिलरीज। जब उन्हें कैपिलरीज में से गुजरना होता है, वो ऑक्सीजन लेके जा रहे होते हैं थ्रू कैपिलरीज। तो क्या होता है, कैपिलरीज जो होती हैं वो आपको पता है कि आर्टरीज और वेन्स की निस्बत बहुत ज्यादा बारीक होती हैं। तो आरबीसीज उस हिसाब से कैपिलरीज के हिसाब से अपनी शेप को डिफॉर्म करके कैपिलरीज से गुजरते हैं। लेकिन क्या होता है इन सिकल सेल डिजीज, सिकल सेल डिजीज में क्या होता है, आरबीसीज की शेप नॉर्मल नहीं होती क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो काफी लो टेंशन होती है, जिसकी वजह से आरबीसीज की शेप जो होती है वो सिकल शेप हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाती है और आरबीसी जो होते हैं वो इलास्टिसिटी उनमें बिल्कुल भी नहीं होते, वो थोड़े सख्त टाइप हो जाते हैं, रिजिड से हो जाते हैं। तो फिर वो कैपिलरीज में से भी नहीं गुजर सकते, बल्कि लाइज होना, टूटना शुरू कर देते हैं। जैसे नॉर्मल क्या होता है, आरबीसी की जो शेल्फ लाइफ है वो 120 डेज होती है, लेकिन सिकल सेल में आरबीसी जो है वो 10 to 20 डेज हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी शेप की वजह से जल्दी जल्दी टूटना शुरू हो जाते हैं। द डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड सेल्स बिकॉज ऑफ देयर शेप। तो बोन मैरो जो है वो तो आरबीसी और प्रोड्यूस कर रहा होता है, लेकिन क्या होता है कि जितनी कमी
जितने ज्यादा बोन मैरो आरबीसीज प्रोड्यूस कर रहा होता है, लेकिन उतने ही सिकल सेल अगर आरबीसीज बन रहे हैं तो वो जल्दी से टूटना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में सिकल सेल एनीमिया में क्या सिम्टम्स होंगे? तो उसके सिम्टम्स हैं फैटीग एंड एनीमिया, यानी कि थकावट और खून की कमी होती जाएगी। आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द होता जाएगा। स्वेलिंग ऑफ हैंड एंड फीट, हाथों और पाँवों की सूजन होगी, ये भी आर्थराइटिस की में का कॉज है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्योंकि इम्यून सिस्टम ऐसे पेशेंट्स का बहुत ज्यादा लो हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो जल्दी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को मतलब कैच कर लेते हैं। डिलेड ग्रोथ, ग्रोथ उनमें बहुत स्लो होगी। विजन प्रॉब्लम, देखने का भी प्रॉब्लम होगा। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि सिकल सेल एनीमिया क्यों होता है, कि कौन सी चेन में प्रॉब्लम आती है और क्या फंक्शन में प्रॉब्लम आती है। तो अब मैं आपके साथ जल्दी से डिस्कस करूंगी कि लैब डायग्नोसिस क्या होता है सिकल सेल एनीमिया में, और उसके बाद फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्रैक्टिकल। कौन सा प्रैक्टिकल है वो सिकल सेल सॉल्युबिलिटी टेस्ट हम उसे बोलते हैं। लैब डायग्नोसिस में आप क्या देखेंगे कि हीमोग्लोबिन मोस्टली ऐसे पेशेंट की 6 to 8 ग्राम पर डेसिलीटर होती है। रेटिक्यूलोसाइट भी हाई होगा, क्योंकि बोन मैरो बहुत ज्यादा रेड ब्लड सेल जो है वो बना के बॉडी में भेजेगा, जिसकी वजह से इमेच्योर रेड सेल्स जो है वो भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। और आपको पता है इमेच्योर रेड ब्लड सेल की फॉर्म जो है वो रेटिक्यूलोसाइट काउंट होती है, तो रेटिक्यूलोसाइट काउंट जो है वो भी ज्यादा होगा। ब्लड फिल्म में आप क्या देखेंगे? सिकल सेल शेप आरबीसी तो देखेंगे ही, उसके अलावा आप टारगेट सेल्स और होवल जोली बॉडीज भी देखेंगे। सिकल सेल सॉल्युबिलिटी टेस्ट जो है वो आप देखेंगे वो पॉजिटिव होगा और वो टर्बिड होगा, जो कि अभी मैं आपके